गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं ऋषभ एक बार पुनः आप लोगों का एवरग्रीन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए आज हम पार्ट 2 समास का पार्ट नंबर 2 लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आपने समास के बारे में पढ़ा कि दो शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को या किसी दो शब्दों के अर्थ जो बहुत ही बड़े हो गए हैं उनको छोटे क्रम में लिखने को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के बारे में पढ़ा तो आपने पढ़ा कि समास 6 प्रकार के होते हैं। आपके कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। इतने समासों के बारे में आपने पढ़ा। जैसा कि आपने पहले पार्ट में आप कर्मधारय जो है तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ रहे थे। तत्पुरुष समास में आप पढ़ चुके हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। अब आप पढ़ेंगे करण तत्पुरुष का चौथा भाग, आपादान तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास का चौथा भेद पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है और जो प्रथम पद होता है वह गौण होता है और उत्तर पद की ही महत्वता होती है। वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे गुरु दक्षिणा, माता और पिता, दोपहर, शरणागत, तमाम पढ़ चुके हैं। अब आइए बात करते हैं किसकी? आपादान तत्पुरुष की। किसकी? आपादान तत्पुरुष समास की, जो ही बहुत ही परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो आइए हेडिंग डालते हैं इसके चौथे रूप, आपादान तत्पुरुष समास की। आपादान तत्पुरुष समास क्या है? आपादान तत्पुरुष समास जो होता है कि इस तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति से का लोप होता है। आपादान तत्पुरुष समास। तो आप कहेंगे इस समास में इस समास में से विभक्ति से का कारक का विभक्ति चिन्ह जो कारक, इस समास में कारक के विभक्ति चिन्ह से का लोप होता है। क्या होता है? कारक विभक्ति चिन्ह से का लोप होता है। जैसे मार्गदर्शक, उदाहरण में देख लीजिए, मार्गदर्शक क्या होगा? मार्ग दिखाने वाला। इसका विग्रह क्या होगा? मार्ग दिखाने वाला। सॉरी, क्या होगा? मार्ग दिखाने वाला। यह हो जाएगा आचरण से निष्ठ। ये क्या हो जाएगा? आचरण से भ्रष्ट या निष्ठ। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, आचरण से भ्रष्ट। आचरण भ्रष्ट। क्या? आचरण भ्रष्ट। इसका समास क्या होगा? आचरण भ्रष्ट।
अब देखिए, यह समस्त पद हो गया या समास हो गया, और यह उसका क्या हो गया, विग्रह। ठीक, तो समास भी जान गए कि समास किसे कहते हैं। समस्त पद के भी बारे में जान गए हैं आप लोग। आपादान तत्पुरुष के बारे में भी पढ़ लिए, कर्म तत्पुरुष के बारे में भी पढ़ लिए, कारक तत्पुरुष, करण तत्पुरुष के बारे में पढ़ लिए, संप्रदान तत्पुरुष के बारे में भी पढ़ लिए। अब दो तत्पुरुष और बचे, एक संबंध है और एक अधिकरण। आइए संबंध तत्पुरुष के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे, संबंध तत्पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। संबंध तत्पुरुष किसके बारे में, संबंध तत्पुरुष, कि संबंध तत्पुरुष किसे कहते हैं। तो देखिए, संबंध तत्पुरुष में इस समास में विभक्ति का, की, के, का लोप होता है। किसका लोप होता है, तो आप कहेंगे कि संबंध तत्पुरुष समास में विभक्ति का, की, के का क्या होता है, लोप होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, उदाहरण में ले लीजिए, सेना नायक। सेना नायक, जब इसका विग्रह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि होगा इसका विग्रह सेना का नायक। तो देखिए, विग्रह में का आया है ना, लेकिन समास में का क्या है, लोप है। जब का लोप कहीं पर कर दिया जाए तो वह संबंध तत्पुरुष समास होता है। जब का क्या कर दिया जाए, लोप कर दिया जाए, छुपा दिया जाए और इन दोनों को जोड़ करके एक नया शब्द बना दिया जाए, तो क्या होता है, वह आपका होता है संबंध तत्पुरुष। जैसे मान लीजिए कि आपको और उदाहरण में बता दूं तो विद्या का आलय, विद्यालय जानते हैं आप लोग, विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय का मतलब हो जाएगा विद्या का आलय, विद्या का आलय, विद्या का आलय। विद्यालय का मतलब क्या होगा, विद्या का आलय। देखिए, विद्या का आलय, तो इसमें क्या है, का है ना, लेकिन इस समास में क्या है, का लोप हो गया है। तो जब समास में का, की का, के का क्या हो, लोप हो जाए, क्या हो जाए, लोप हो जाए, वहां पर आपका होता है संबंध तत्पुरुष समास। अब बात करेंगे हम अधिकरण तत्पुरुष की। छठा रूप है इसका अधिकरण का तत्पुरुष समास। किसका, अधिकरण का तत्पुरुष समास। आइए अधिकरण तत्पुरुष की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, अधिकरण तत्पुरुष की। छठा रूप होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अब अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो इस समास में या जिस
समास में और पर विभक्ति का लोप होता है। समझ में आई बात? जिस समास में और पर विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है, उसे हम कौन सा समास कहते हैं? उसे हम अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे सिर दर्द, उदाहरण देखिए, उदाहरण हो गया सिर दर्द। उदाहरण क्या हो गया? सिर दर्द। इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सिर में दर्द। देखिए विग्रह में है, लेकिन समास में नहीं है। समास में नहीं है, तो इसलिए कौन सा समास हुआ है? इसलिए यह तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। और कह दें तो घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार क्या हो जाएगा? घुड़सवार। क्या हो जाएगा? घुड़सवार। और घुड़सवार जो होता है, घुड़सवार में देखिए इसके विग्रह में क्या है? पर है, लेकिन क्या इसके समास में पर आएगा? घुड़सवार। जब समास को बनाते समय आप ऐसे कह सकते हैं कि जब समास का निर्माण करते हैं, जब हम किसी विग्रह से समास का निर्माण करते हैं, उसमें पर शब्द का लोप हो जाता है या में शब्द का लोप हो जाता है, तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब बात करेंगे हम कर्मधारय समास की। किसकी बात करेंगे? कर्मधारय समास की। कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं? अब तक हम बात कर रहे थे तत्पुरुष समास की, अब बात करेंगे हम कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास की। हम बात करेंगे किसकी? कर्मधारय समास की। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास क्या होता है? तो देखिए कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद विशेषण, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, और दूसरा विशेष्य होता है। दूसरा क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेष्य होता है। दूसरा क्या होता है? विशेष्य होता है। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। चलिए एक पहली बात हो गई, ये पहली परिभाषा। और दूसरी देखिए, जब पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो। जब पहला पद उपमान और दूसरा पद क्या हो? उपमेय हो, वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। जब पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो। क्या हो? उपमेय हो, तो उसे भी कर्मधारय समास कहते हैं।
कर्मधारय समास कहते हैं। उसे भी हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। दोनों के उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, महाधन देव, महान है जो देव, या कह सकते हैं महान है जो देव, अर्थात महाधन देव। दोनों मिलाकर के क्या हो गया? महादेव। जहां पर महा क्या है? विशेषण है, और देव क्या है? विशेष्य है। महा क्या है? विशेषण है, विशेषण, और देव क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। तो जब ये विशेषण है और ये विशेष्य है, तो यहां कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक। दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल, अंधा है जो विश्वास, अंधा विशेषण हो गया, और विश्वास क्या हो गया? विशेष्य हो गया, विशेष्य। दोनों मिलकर के क्या हो गया? इनका समास क्या हो गया? अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास। क्या हो गया? अंधविश्वास। तो जहां जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, वहां कर्मधारय समास होता है। वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक। अब दूसरी परिभाषा के अनुसार दूसरा क्या है? जब पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो तो उसको भी कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, कमल के समान, कमल के समान नयन। यहां नयन क्या है? नयन विशेष्य है, और कमल क्या है? विशेषण है। और सॉरी, कमल क्या है? उपमान है। कमल क्या है? उपमान है, जिससे उपमा की जा रही है। और नयन क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है, जिसकी उपमा की जा रही है। नयन क्या है? उपमेय। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कमल नयन। क्या हो जाएगा? कमल नयन। यानी हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो तो भी वहां कर्मधारय समास होता है। मृग के समान नयन है जिसके, मृग के समान नयन। ठीक। मृग के समान नयन है जिसके, मृग के समान नयन। मृग नयन या मृग नयनी हो सकता है, मृग नयन भी हो सकता है, और मृग नयनी। तो इसका हो जाएगा मृग के समान जिसकी हो आंखें, मृग के समान आंखें। तो यहां पर क्या है? मृग उपमान है, और नयन क्या है? उपमेय है। नयन क्या है? उपमेय है, और मृग क्या है? उपमान है। तो आप कर्मधारय समास के बारे में जान गए कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या जिसका पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। कौन सा समास? द्विगु समास किसे कहते हैं?
द्विगु समास के बारे में पढ़ें। द्विगु समास, द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। जिस समास का पहला पद संख्या वाचक, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक ना। और उत्तर पद विशेष्य और प्रधान होता है। संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद प्रधान और विशेष्य होते हैं, और विशेष्य होते हैं, द्विगु समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विगु समास कहलाते हैं। द्विगु समास कहलाते हैं। उदाहरण में आप ले सकते हैं 5 मुखों वाला। क्या ले सकते हैं? 5 मुखों वाला। उदाहरण में ले लीजिए, पांच मुखों वाला क्या हो जाएगा? पंचमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचमुख हो जाएगा। नवरात्रियों का समूह, नवरात्रि ले लीजिए, नवरात्रि तो क्या हो जाएगा? नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह। क्या हो जाएगा? नवरात्रियों का समूह, ठीक। नवरात्रियों का समूह क्या हो जाएगा? नवरात्रियों का समूह। आप ले लीजिए पंचपात्र। पंचपात्र पूजा में लगने वाले स्वच्छ 5 बर्तनों का समूह। पूजा में लगने वाले स्वच्छ, पूजा में लगने वाले स्वच्छ 5 बर्तनों का समूह। तो देखिए, इनका सभी के समास विग्रह कर लीजिए या समास में देख लीजिए। तो पहला संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा उत्तर पद विशेष्य है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो आपने 3 समास के बारे में आज पढ़ा। 3 समास खत्म हो गए हैं। 3 समास का अगला वीडियो आपका पार्ट नंबर 3 में आएगा, जिसमें समास जो चैप्टर है, समास का जो बिंदु है वह समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।